हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग लिविंग के अगले फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग लिविंग के एक फीचर जिसका नाम था ग्रोथ यानी वृद्धि को डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके आगे के फीचर को इस वीडियो में डिस्कस करने से पहले एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देनी आवश्यक है कि पिछले वीडियो में जब हम लोग यूनिट फर्स्ट के चारों चैप्टर को देख रहे थे, चारों चैप्टर का नाम लिखा गया था वहां पे, तो एक जो सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें एक माइनर सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। जैसा कि वहां पे देखिएगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बायोलॉजिकल का जो स्पेलिंग लिखा गया है वो उसमें माइनर सा थोड़ा सा मिस्टेक है, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सही स्पेलिंग उसका ये होगा, यहाँ पे शायद ऐसे हो गया कि आई की जगह पे वाई हो गया है वहां पे, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। हो गया। अब इसके आगे शुरू करते हैं। तो अगला जो फीचर है लिविंग का वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यहां जो लिखा गया है, या इसको ब्रीडिंग भी कहते हैं। ब्रीडिंग हिंदी क्या हो जाएगा? जनन या प्रजनन। तो सीधा सा है कि रिप्रोडक्शन या जनन कहते किसे हैं। तो अगर बहुत ही सिंपल सी एक परिभाषा देनी हो तो सीधा सा कह सकते हैं कि जीवों से जीवों की उत्पत्ति को जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब कौन से जीवों से? उन जीवों से जो पहले से इन्वायरमेंट या पहले से इस वातावरण में उपस्थित है, यानी कि पहले से उपस्थित जीवों द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति को क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। अब क्या है कि ये जो प्रक्रिया है वो जीवों में हो रही है, इसलिए ये एक जैविक प्रक्रिया है। तो अब परिभाषा क्या हो सकती है कि पहले से उपस्थित जीवों द्वारा ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें पहले से उपस्थित जीवों द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रजनन या जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसको बहुत ही सिंपल पॉइंट्स में थोड़ा सा इंडिकेट किया गया है, जिससे और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत ही सिंपली। उसको देखते हैं एक करके। तो यहां देख रहे हैं पहला जो पॉइंट लिखा गया है वो लिखा गया है कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स और ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब कि वह जैविक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत नए जीव या नई संतति अपने जनकों द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, निर्मित होते हैं। अपने जनकों द्वारा यानी कि पेरेंट्स द्वारा प्रोड्यूस या निर्मित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो उत्पन्न नए जीव हैं उनको क्या कहेंगे? ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं, यानी संतति या संतानें। और जो जिनसे वो संततियां उत्पन्न हुई हैं उनको क्या कहेंगे? पेरेंट्स या जनक कहेंगे। जो पहले से उपस्थित जीव थे जिनसे ये संततियां उत्पन्न हुई वो हो गए जनक या पेरेंट्स। क्लियर? अगला पॉइंट क्या है? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ एज वेल। इसका मतलब क्या है कि जो एक कोश की जीव हैं उनके अंदर जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, वो रिप्रोडक्शन भी है यानी जनन भी है, और उसी से ग्रोथ भी होता है। ग्रोथ भी है और रिप्रोडक्शन दोनों है। इसको अभी क्लियर ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए कि मान लीजिए एक कोश की जीव ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कोई, ये इसका केंद्रक। इसमें वृद्धि कैसे होगी? ग्रोथ कैसे होता है? ग्रोथ जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो ये जानते हैं कि एक कोश का विभाजित होकर के दो कोश का, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ही विभाजन होता रहता है। सेल डिवीजन के फलस्वरूप क्या होता है? ग्रोथ होता है। क्लियर? तो अब यहां पे सेल डिवीजन होगा तो ये क्या होगा? ये 2 कोशिकाओं में ये विभाजित हो जाएगा। क्लियर? अब है तो ये एक कोश की जीव और 2 कोशिकाएं बन गई, तो वास्तव में क्या बन गए? 2 नए एक कोश की जीव बन गए। क्लियर? अब देखिए ये वास्तव में सेल डिवीजन हुआ तो नंबर में वृद्धि हुई, तो इंक्रीज इन नंबर इज नोन एज ग्रोथ, है ना। और नए जीव की भी उत्पत्ति हो गई तो नए जीवों की उत्पत्ति को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। तो इसीलिए यहां कहा जाता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ही डिवाइड होता है 2 कोशिकाओं में तो वृद्धि तो होती ही है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन भी हो जाता है वहां पे, क्योंकि 2 नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। पूरा बॉडी उसका एक ही कोशिका का बना ही है। क्लियर? इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन जो है वो रिप्रोडक्शन भी है और ग्रोथ भी है, यानी कि दोनों सेम प्रोसेस है।
अभी आगे 2 पॉइंट है उसमें वही चीजें क्लियर की गई हैं। अगला पॉइंट क्या है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसको समझिएगा कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो बहुकोशिकीय जीव हैं, उनमें वृद्धि कैसे होती है, कोश का विभाजन होता रहता है, वृद्धि होती रहती है, और रिप्रोडक्शन की वो एक अलग प्रक्रिया है। तो इसीलिए कहा गया यहाँ पे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों अलग अलग, दोनों विशिष्ट तरीके से अलग अलग क्रियाएं हैं, दोनों एक नहीं है। क्लियर। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है कि रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर सिनोनिम्स और सेम। सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची, यानी कि दोनों सेम ही है। कैसे हैं, यहां बताया भी गया है कैसे हैं कि उसी सेल डिवीजन से रिप्रोडक्शन भी होता है और वही सेल डिवीजन ग्रोथ का भी काम कर रहा है, तो दोनों काम हो रहे हैं, इसीलिए यहां वो लिखा गया है। अब यहां एक और लिखा है, वो एक्सप्लेन किया गया कि बिकॉज इंक्रीज इन नंबर इज नोन एज रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ एज वेल। मतलब कि उस जीव की संख्या में बढ़ोतरी जो है, उस जीव की संख्या में बढ़ोतरी क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन भी कहलाता है और ग्रोथ भी कहलाता है। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल में वृद्धि होती है, वो सेल के नंबर में अगर वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, तो वो उसका शरीर बढ़ता है, ग्रो करता है। वो ऐसा नहीं कि कोशिका बाहर निकल करके एक जीव बन जाती है। लेकिन यूनिसेलुलर में जब सेल डिवीजन होता है तो बाहर निकल के वो कोशिका एक अलग जीव बन जाती है, इसलिए यहां पे वो रिप्रोडक्शन भी है और ग्रोथ भी है। ठीक, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो सेम है, यानी कि एक ही इवेंट्स है, सेम प्रोसेस है या सेम इवेंट है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, यानी दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं या घटनाएं हैं। क्लियर। रिप्रोडक्शन के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन मुख्यतः 2 तरह का होता है। पहला है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल, यानी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो एक एक को डिस्कस करते हैं। यहां पे दोनों को आमने सामने इसलिए लिखा गया है कि जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो चीजें और आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो यहां लिखा है कि ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि संतति या न्यू ऑर्गेनिज्म्स यानी नए जीव की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा, यहां लिखा गया है एकल जनक यानी सिंगल पेरेंट के द्वारा होता है, तो उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी एक जनक, एक अकेला पेरेंट ही कैपेबल होता है, क्षमता रखता है नए जीव को उत्पन्न करने की। तो अगर एक ही सिंगल पेरेंट से या सिंगल जीव से ही नए जीव की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला क्या है कि युग्मकों के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती। यहां युग्मक क्या होते हैं इसको और डिटेल में हम लोग आगे भी देखेंगे। अभी फिलहाल इतना जानिए कि लैंगिक जनन के समय अगुणित कोशिका का निर्माण जो होता है, अगुणित कोशिका मतलब एक सिंगल सेट ही होता है क्रोमोसोम का उसमें, जिसको n से व्यक्त करते हैं। तो अगुणित कोशिका जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान निर्मित होती है जीव के शरीर के अंदर, उसे कहते हैं गैमिट। तो यहां इसकी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि गैमिट वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज करते हैं, आपस में मिलते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं और उससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो यहां 2 की आवश्यकता ही नहीं है, यहां तो अकेले एक ही जनक कैपेबल है या क्षमता रखता है नए जीव की उत्पत्ति की। तो यहां पे गैमिट के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती, या कह सकते हैं कि मोस्टली गैमिट नहीं बनते हैं, या बनते भी हैं तो वैसी संरचना अगर बनती भी है तो फ्यूज नहीं करते हैं, है ना, एक अकेले ही पेरेंट से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। अगला क्या है, युग्मकों का संलयन यानी गैमेटिक फ्यूजन या निषेचन नहीं होता है या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि जब युग्मक बनेंगे ही नहीं और बनेंगे भी तो फ्यूज नहीं करते हैं, यानी कि आपस में वो संलयित नहीं होते हैं। और अगर वो संलयित होते हैं तो उससे जाइगोट का निर्माण होता है, तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जब संलयित ही नहीं होते हैं तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। हाँ, एक पॉइंट जो यहां पे नीचे लिखा गया है कि इस विधि द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विधि द्वारा उत्पन्न जो संतति होती है यानी जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने जनक के एकदम समान होती हैं। मतलब कि जो उत्पन्न संतानें हैं, जितनी भी संतानें हैं वो आपस में भी और अपने जनक से भी एकदम समान होती है, एकदम डिक्टो फोटोकॉपी होती है अपने जनक की।
कि उसके आकारिकी और आनुवंशिकी दोनों प्रकार से वो सेम होती है, एकदम हूबहू फोटोकॉपी होती है, जिसे क्लोन कहते हैं। क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब क्या होता है कि कोई दो जीव जिनका जेनेटिकली जो वो है सीक्वेंस है और आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी वो दोनों सेम हो, एकदम एक जैसा हो, तो उन्हें एक दूसरे का क्लोन कहते हैं। तो यहां संतानें आपस में भी और अपने जनकों की भी क्लोन होती हैं, यानी कि डिक्टो फोटोकॉपी होती हैं, आकार की और आनुवंशिकी दोनों दृष्टिकोण से। क्लियर। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो इसमें क्या है कि यहां लिखा गया ऑफस्प्रिंग्स की उत्पत्ति विपरीत लिंगों यानी नर व मादा, विपरीत लिंगों यानी नर व मादा की भागीदारी द्वारा होता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दो स्ट्रक्चर की आवश्यकता यहां होती है, दो अपोजिट सेक्स के स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जिससे दो अपोजिट सेक्स के वो बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, जिसको जनरली हम मेल एंड फीमेल गैमेट कहते हैं, नर और मादा युग्मक बनते हैं और उनका निर्माण होता है। अब देखिए वो दोनों युग्मक दो अलग अलग इंडिविजुअल यानी दो अलग अलग जीवों पर भी बन सकते हैं और किसी एक जीव पर भी बन सकते हैं। जैसा अगर एक ही पर दोनों संरचनाएं बनती है, नर और मादा युग्मक दोनों एक ही जीव से बनते हैं तो उसे द्विलिंगी कहेंगे या उभयलिंगी कहेंगे, और अगर अलग अलग बनता है तो एक लिंगी कहेंगे। क्लियर। तो यहां पे इसीलिए लिखा गया है कि जो उत्पत्ति होती है ऑफस्प्रिंग की यानी कि संतान की, उसके लिए क्या है, दोनों विपरीत लिंग वाले दो अलग अलग या तो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है या एक ही ऑर्गेनिज्म पर वो दोनों विपरीत लिंगों वाली संरचनाएं उपस्थित होनी चाहिए जिनसे कि युग्मक बन सके। हाँ, यहां युग्मक का बनना एकदम नेसेसरी होता है, मतलब अनिवार्य होता है, जैसा कि अगला पॉइंट लिखा गया है। तो अगला पॉइंट क्या है कि गैमेट्स जो कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं यानी युग्मक का निर्माण अनिवार्य रूप से होता है, यानी यहां गैमेट बनते ही बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और आगे चल के क्या होता है कि उन्हीं का गैमेटिक फ्यूजन होता है, यानी कि वो युग्मक आपस में संलयित कर जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, आपस में मिल करके क्या फॉर्म करते हैं, फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। तो यहां पे क्या लिखे हैं कि गैमेटिक फ्यूजन होता है जिसके फलस्वरूप जाइगोट, यहां पे ब्रैकेट में लिखा गया है 2n, जाइगोट एक 2n संरचना होती है। इसका मतलब क्या है कि द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है, जिसमें क्रोमोसोम का सेट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। तो ये आगे अभी और चीजें ये क्लियर होंगी इसके बारे में धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है। तो गैमेटिक फ्यूजन होता है जिसके फलस्वरूप जाइगोट यानी युग्मनज कोशिका का निर्माण होता है, और इसी प्रक्रिया को मेल एंड फीमेल गैमेट या दो अपोजिट सेक्स वाले गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट को फॉर्म करते हैं। इसी प्रक्रिया या इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन, यानी कि गैमेट्स बनता है, निषेचन होता है और गैमेटिक फ्यूजन होता है जिसे निषेचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। ये सभी फीचर किसके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और ये जिनमें नहीं होता है वो किसके फीचर हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। यहां जो लास्ट पॉइंट यहां लिखा गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जो संतानें हैं या जो संतति है वो अपने जनक का हूबहू डिक्टो फोटोकॉपी होती है यानी क्लोन होती हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। वो आपस में भी संतानें भिन्न होती हैं और अपने जनकों से भी भिन्न होती हैं। यहां पे एक चीज और जान लेनी आवश्यक है कि एक प्रश्न आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय बनने वाली पहली कोशिका का नाम क्या है। तो यहां देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय बनने वाली पहली कोशिका का नाम जाइगोट है, जो कि डिप्लॉयड होती है। ये चीज क्लियर याद रखिएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, बीच बीच में जो भी नोट्स यहाँ पे लिखे गए हैं शॉर्ट नोट्स, उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा, ताकि बाद में चीजें ये भूलेंगी तो आप उसका नोट्स बना करके तैयार कर लेंगे। अब जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि ग्रोथ की ही तरह रिप्रोडक्शन भी किसी भी लिविंग या जीव का नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, यानी कि रिप्रोडक्शन भी किसी जीव का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। तो प्रश्न उठता है क्यों, क्या ऐसा कोई नॉन लिविंग भी है जिसमें रिप्रोडक्शन होता है? तो आंसर है या उत्तर है नहीं, किसी भी नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो प्रश्न यह उठता है कि जब किसी नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है तब ये लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर क्यों नहीं है? तो आइए देखते हैं। तो यहां लिखा गया है कि किसी भी नॉन लिविंग में जन्म नहीं होता है। क्लियर। परंतु कुछ लिविंग ऐसे भी हैं, यानी कुछ जीव ऐसे भी हैं जो जन्म नहीं कर पाते,
यानी कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें जनन की क्षमता नहीं होती है, यानी कि नॉन लिविंग में जनन नहीं होता, ये फिक्स है। लेकिन कुछ लिविंग यानी कि जीव ऐसे भी हैं जिनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होती है, या उनके अंदर क्षमता उत्पन्न ही नहीं हो पाती है, या बाद में खत्म हो जाती है। तो आगे देखते हैं इसमें। तो पहला क्या है कि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, यानी बंध्य मानव दंपत्ति। ऐसे बहुत सारे मानव दंपत्ति होते हैं, पति पत्नी होते हैं, जिनकी संतानें नहीं होती हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? बंध्य ह्यूमन कपल, यानी कि बांझ कह सकते हैं। इनफर्टाइल, वो इनफर्टाइल होते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन की क्षमता खत्म हो गई रहती है या होती ही नहीं है शुरू से ही। अगला क्या है? वर्कर्स बीज, जो मधुमक्खी का पूरा झुंड दिखता है, उसमें 3 कैटेगरी होती है मुख्यतः। ये फीमेल की 2 कैटेगरी होती है, जिसमें एक फीमेल जो है क्वीन जो बी होती है, यानी कि रानी मधुमक्खी, वही फर्टाइल होती है और वही अंडे देती है और अंडों को सेने का काम करती है। बाकी सभी जो फीमेल होती हैं वो वर्कर्स बी होती हैं, यानी कि वर्कर्स, श्रमिक की तरह वो कार्य करते हैं। उनमें फर्टिलिटी नहीं होती है, यानी कि उनमें जनन क्षमता नहीं होती है, और ड्रोन जो होते हैं वो मेल होते हैं। तो जो वर्कर्स बी हैं, यानी कि जो श्रमिक मधुमक्खियां हैं, उनमें भी जनन की क्षमता नहीं होती है। अगला है म्यूल्स। म्यूल्स वास्तव में डोंकी और हॉर्स के क्रॉस द्वारा बनाए गए एक हाइब्रिड होते हैं, हाइब्रिड जीव होते हैं, जिनके अंदर भी जनन की क्षमता नहीं होती है, यानी कि इनफर्टाइल होते हैं या स्टेराइल होते हैं कह सकते हैं। तो ये तीनों जो प्रकार हैं, और भी बहुत सारे हैं, तो ये तीनों जो प्रकार दिए गए हैं जीवों के, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये जीव नहीं है? क्या लिविंग ये नहीं है? जी बिल्कुल है। बस एक लक्षण ना होने से ये नॉन लिविंग नहीं कहलाएंगे। ये लिविंग ही है, लेकिन इनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। इसीलिए यहां लिखा भी गया है, दैट्स वाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। इसीलिए यह कहा जाता है कि रिप्रोडक्शन, ग्रोथ की ही तरह रिप्रोडक्शन भी किसी भी लिविंग का या किसी भी जीव का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि कुछ जीव ऐसे भी हैं जिसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होती है। अगला है मेटाबॉलिज्म, यानी उपापचय। मेटाबॉलिज्म या उपापचय कहते किसे हैं? तो किसी भी जीव के अंदर या उसकी कोशिका में होने वाले वो सारे रिएक्शंस, वो सारी अभिक्रियाएं या प्रक्रियाएं जिनसे उस जीव के अंदर जीवन संभव होता है, उन्हें कहते हैं मेटाबॉलिज्म या उपापचय। जैसा कि यहां लिखा भी गया है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस और प्रोसेसेस दैट अकर विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ। जीवन को बनाए रखने के लिए किसी भी जीव के अंदर होने वाली वो सभी रासायनिक अभिक्रियाएं या प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपापचय। अब उपापचय 2 प्रकार की अभिक्रियाएं उसमें होती हैं, एक होता है एनाबोलिक और दूसरा है कैटाबोलिक। एनाबोलिक का मतलब होता है वो सभी अभिक्रियाएं जिनमें संरचनात्मक कार्य होता है, या रचनात्मक कह सकते हैं, सिंथेटिक रिएक्शन होता है, छोटी छोटी चीजों से मिलकर के बड़ी कोई संरचना बनती है, तो उसे कहते हैं एनाबोलिक या उपचय अभिक्रियाएं। जैसे कि अमीनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन बन गए और उनसे मसल्स बन गए, ये यानी कि रचनात्मक अभिक्रिया हो रही है, यानी सिंथेटिक रिएक्शन, तो वो हो जाएगा एनाबोलिक। और दूसरा है कैटाबोलिक, यानी अपचय। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े जो अणु हैं वो टूट करके छोटे छोटे में विभक्त होते हैं, इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन इसमें होते हैं। तो 2 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं इसमें मेटाबॉलिज्म में। अब अगला पॉइंट क्या है? लिखा गया कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। यहां पे लिखा गया है कि मेटाबॉलिज्म या उपापचय जीव का क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। क्यों? क्योंकि किसी भी निर्जीव के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। सिंपली आप समझ सकते हैं, पाचन, श्वसन, रेस्पायरेशन जो है श्वसन का, ये सारी क्रियाएं जो है, ये सारी अभिक्रियाएं जो है, इनमें जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सभी के सभी किस में आ जाएंगे? मेटाबॉलिज्म में आ जाएंगे, जो कि किसी भी निर्जीव में या नॉन लिविंग में नहीं होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। यानी कि ये डिट्टो एकदम पक्का ये बताता है कि ये अगर इसमें है मेटाबॉलिज्म, अगर किसी के अंदर है, हो रहा है, ये सभी अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो वो सजीव है। क्लियर? अब क्या है कि
हाँ, एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कुछ मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी ऐसी भी होती है, कुछ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जो लैब में इनविट्रो टेक्निक द्वारा उसको कराया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन फिर भी वो जो रिएक्शन है जैविक यानी कि जीवों के अंदर अभी भी बने हुए हैं, यानी कि उनकी एक मुख्य पहचान है। किसी निर्जीव के अंदर अपने आप ही वो घटित नहीं होते हैं। क्लियर। अगला क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन का मतलब क्या है कि कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई संरचना। तो यहां लिखा गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी सभी जीवित या जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका क्या है, जीवन की इकाई है। आगे ये पूरा चैप्टर है, वो देखेंगे, वहां और क्लियर होंगी चीजें। बस अभी इतना जानिए कि किसी भी सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका, यानी कि एक एक कोशिका से मिलकर के वो पूरी बॉडी बनती है ऑर्गेनिज्म की। अगर मल्टीसेलुलर की बात करें तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, और एक कोशिका की बात करें तो एक ही सेल से बनी होती है पूरी बॉडी। ठीक वैसे ही जैसे कि एक दीवार है, उसमें जो ईंट होते हैं, एक एक ईंटों से मिलकर के वो दीवार बना हुआ है, वैसे यहाँ एक एक सेल से मिलकर के पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। अब सेल से मिलकर के बनता है सजीव, और कोई ऐसा निर्जीव नहीं है जो कोशिकाओं से मिलकर के बना हो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि काठ या लकड़ी की बनी चीजें होती तो हैं सजीव से मिली हुई, वनस्पतियों से ही मिली हुई, लेकिन उस समय वो कोशिकाएं डेड हो चुकी होती हैं। उसमें जो तरल पदार्थ जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, वो सूख गया रहता है। तो यहाँ जीवित कोशिका की बात हो रही है। तो सभी के सभी जो जीव हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और ऐसा किसी भी निर्जीव में नहीं होता कि कोई निर्जीव कोशिका से मिलकर बना हो। इसीलिए ये भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का, यानी कि जीव का डिफाइनिंग फीचर है। क्लियर। अगला है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना या होश, अपने चारों तरफ होने वाली घटनाओं के प्रति संवेदनशील होना, यानी उनको महसूस करना और उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, शारीरिक तौर से या जैसे भी होता है। इसमें क्या पहला पॉइंट जो दिया गया है कि रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब जो हमारे चारों तरफ जो ताप, आर्द्रता, हवा का बहना, ये सब चीजें चारों तरफ जो हो रही हैं, उद्दीपन, उनसे मतलब है। यानी कि अगर कहीं हाथ जल गया तो एक स्टिमुलाई आया, कि हाथ जल गया तो खींच लेते हैं, वो सारी चीजें रेस्पॉन्ड करते हैं हम। तो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई यानी कि अपने बाहरी वातावरण में होने वाले उद्दीपन, उत्पन्न उद्दीपनों या स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्ड करना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, इसे कहते हैं कॉन्शियसनेस यानी चेतना, या अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग, यानी कि हमारे चारों तरफ जो वातावरण है उसके प्रति जागरूक होना। यानी कि जो भी चीजें हो रही हैं, हम कुछ मान लीजिए बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं या बाहर बैठे हुए, अचानक बारिश शुरू हो गई, तो बारिश शुरू होते ही हम उसे महसूस करते हैं, भाग के अंदर जाते हैं, तो उसके प्रति जागरूक होना, ये होता है जीव में। तो जीव में होश होता है, अपने चारों तरफ के वातावरण में होने वाली जो घटनाएं हैं उसके प्रति उसके अंदर जागरूकता होती है, वो होश होता है, उसे महसूस करता है और उसके प्रति वो रेस्पॉन्ड करता है। क्लियर। अब यहां एक चीज और समझने वाली बात है, प्रश्न ये उठता है, मान लीजिए कोई मनुष्य है, वो कोमा में है। कोमा सुना होगा आपने, है ना, कोमा में है, न तो खा पाता है, न पी पाता है। डॉक्टर आएगा, उसको आप 10 चांटे मारिए, हाँ कहीं कट कर दीजिए, काट दीजिए, या डॉक्टर जो भी बात करता है या आप चिल्लाते हैं या कुछ भी कर लीजिए, वो व्यक्ति जो कोमा में है उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो यहां क्या रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई नहीं हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं उसके तरफ से, तो क्या वो डेड है? नहीं, उस समय भी वो जीव है। तो यहां एक चीज और समझ लेने वाली है कि कोमा में होने के बावजूद भी जो मेडिसिन, जो इंजेक्शंस, जो भी ड्रिप या आईवी उसको चढ़ाए जाते हैं उसके नसों के द्वारा, उसके वेन्स के द्वारा, वो उसकी बॉडी एक्सेप्ट करती है, यानी कि वो अवेयर है अपने चारों तरफ होने वाली घटनाओं के प्रति। देखिए सराउंडिंग में जो स्टिमुलाई में जो है, वो जरूरी नहीं है कोई ऐसे ही कुछ उद्दीपन हो, उद्दीपन एक केमिकल भी हो सकता है, तो उस केमिकल को वो एक्सेप्ट कर रही है बॉडी, यानी कि उसके प्रति क्या है, वो अवेयर है, रेस्पॉन्ड कर रही है। जैसा केमिकल डालेंगे, जैसे मान लीजिए अगर बुखार का कुछ डालते हैं तो उसके प्रति वो रेस्पॉन्ड करती है बॉडी, उसका कुछ हद तक वो हील करती है, या रेस्पॉन्ड के फलस्वरूप उसके रिजल्ट दिखते हैं। तो कोमा में होने के बावजूद भी वो उन दवाओं, उन इंजेक्शंस के प्रति रिस्पॉन्ड कर रही है बॉडी उसकी, इसलिए वो जीवित है, यानी कि जीव है।
तो यहां इसीलिए लिखा गया है कि इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। ये भी एक तरह का डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। कॉन्शसनेस या अपने बाहरी वातावरण के प्रति जागरूक होना या चेतना रखना, ये किसी भी निर्जीव में नहीं होता है। क्लियर? तो अब हाँ, एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। जितने भी टॉपिक्स हैं उनका, इसीलिए मैं थोड़ा सा साइड में खड़ा होता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। क्लियर? अब क्या है कि इस वीडियो में फिलहाल इतना ही छोड़ते हैं। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।